वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबों को क्लास 10 की फिजिक्स लेकर आए हैं और फिजिक्स का ये हमारा पार्ट 1 होगा, जिसमें हम आज बताएंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को यदि समझना है तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, और यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे। तो देखिए, इस प्रकाश के परावर्तन में हम लोग आज सिर्फ इस पार्ट में प्रकाश को जानेंगे, प्रकाश से रिलेटेड बातों को जानेंगे, और परावर्तन को जो है हम सेकेंड पार्ट में बताएंगे आपको। तो ध्यान रहे, प्रत्येक पार्ट को अच्छे से समझने के लिए प्रत्येक पार्ट को देखना होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहला जो है प्रकाश, इस प्रकाश को जानते हैं। हमारा प्रश्न सबसे पहले होगा कि प्रकाश क्या है, और यह भी ध्यान रहे कि हम ये वीडियो सिर्फ क्लास 10th के लिए बता रहे हैं। तो क्लास 10th को देखते हुए अगर प्रकाश की परिभाषा दी जाए तो आम भाषा में हम बता सकते हैं, या क्लास 10th के बच्चों को बताना होगा कि प्रकाश जो है एक भौतिक कारक है जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, अर्थात बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ऐसा आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा, या फिर इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप एकदम डार्क रूम में यदि जाते हैं, अंधेरे रूम में यदि जाते हैं आप, तो कल्पना करिए यदि सारी खिड़कियां इत्यादि बंद है, कहीं से कोई लीकेज नहीं है, तो शायद उसमें कोई वस्तु आपको अनुभव नहीं होगी, दिखेगा नहीं। लेकिन जरा सा भी अगर कहीं से खिड़की का कोई थोड़ा सा भी प्रकाश स्रोत अगर खिड़की से या दरवाजे से कहीं से उसमें प्रवेश करता है, वैसे ही आप वस्तुओं को अनुभव करने लगते हैं, महसूस होने लगता है कि कुछ दिख रहा है। जैसे जैसे उसमें प्रकाश को बढ़ाते हैं वैसे वैसे वस्तुएं हमें दिखने लगती है। तो स्पष्ट होता है इससे कि प्रकाश ही हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। अगर इसकी देखने की प्रक्रिया की बात करें, आखिर हम प्रकाश से देख कैसे पाते हैं वस्तुओं को, तो ध्यान रहे कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश स्रोत से जब वस्तु पर प्रकाश जाती है और वहां से जब वह टकराकर और हमारे आंखों पर पहुंचती है, तो हमारे आंखों के रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण हम वस्तु को अनुभव कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो ये रहा, हमने एक परिभाषा बताया प्रकाश की। अगर उससे भी बेटर अगर परिभाषा देना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ आपको परिभाषा बता दिया गया है, लिख दिया गया है। जैसे देखिए, हम एक बार बताते हैं आपको। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। तकनीकी या वैज्ञानिक संदर्भ में किसी भी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं, यानी विकिरण जो है वही प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश की इस तरह से परिभाषाएं हमने कंप्लीट कर दी। इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत को जानेंगे, प्रकाश स्रोत क्या है। तो हम लोग बहुत सारे ऐसे वस्तुओं को देखते हैं, या घरों में हो या आसपास या कहीं भी, कि वस्तुएं बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश देती है। जैसे वो लालटेन हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया। तो जो भी वस्तुएं प्रकाश देती हैं उन सारी वस्तुओं को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं, चाहे वह लालटेन हो या टॉर्च हो या बल्ब हो। यानी स्पष्ट है कि अगर पूछा जाए कि प्रकाश स्रोत क्या है, तो आपको बिना हिचक के आपको बताना है कि वे तमाम वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है प्रकाश स्रोत कहलाता है। हाँ, ध्यान रहे, अगर इन सारे टॉपिकों की यदि परिभाषा हम नहीं लिखे हुए हैं और लिख के नहीं बता रहे हैं, तो आप चाहे तो वीडियो को बार बार बैक कर आप हम जो बोल रहे हैं परिभाषा उसे लिख सकते हैं। तो हमने आपको बताया प्रकाश स्रोत की परिभाषा कि वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश देती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती है। और एग्जाम्पल में हमने बताया लालटेन, बल्ब, टॉर्च आदि। चलिए आगे हम जानते हैं, अगर हम प्रकाश स्रोत की ही बात करें तो प्रकाश स्रोत जो होता है प्रकाश के गुण के आधार पर, प्रकाश देने के आधार पर इसको अलग अलग वर्गों में, और नहीं देने के आधार पर इसे अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। जो वस्तुएं प्रकाश देती है, उत्सर्जित करती है, यानी हम कह सकते हैं कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम प्रदीप्त कहते हैं। यानी लालटेन, टॉर्च अगर ये प्रकाश दे रहे हैं, सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, तो ये प्रदीप्त है। अप्रदीप्त वस्तुएं तो जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, यानी कह सकते हैं कि वैसी
वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है अप्रदीप्त कहलाता है। जैसे में टेबल, कुर्सी, बेंच आदि, दीवार, ईंटा, पत्थर, ये सब हो सकते हैं। ये जो है अप्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। चलिए, उसके बाद है एक शब्द प्रकीर्णन, जो प्रकाश के द्वारा ये क्रिया होती है। प्रकीर्णन क्या है इसको जानते हैं, फिर हम लोग प्रकाश से और जुड़े हुए शब्दों को जानेंगे। तो प्रकीर्णन जो है, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है हम लोगों से कई लाख किलोमीटर दूर है और वहां से प्रकाश किरणें आती है, जिसके बीच सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल में प्रवेश करना होता है। और वायुमंडल में प्रवेश करने से भी पहले उसे कई प्रकार के मंडलों को, जैसे आयन मंडल, क्षोभ मंडली, सबको पार करते हुए आना होता है। जब वह हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कण, धूल कण, बहुत सारे गैसें इत्यादि होते हैं। और जब सूर्य के प्रकाश इन छोटे छोटे कणों पर, धूल कणों पर, गैस कणों पर पड़ता है तो प्रकाश की अधिकांश जो प्रकाश है उसे अवशोषित कर लिए जाते हैं और शेष बचे हुए प्रकाश को चारों ओर फैला दिए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विकृत करना। और प्रकाश की इसी प्रक्रिया यानी जो सूक्ष्म कणें हैं, चाहे वह धूलकण हो, जलवाष्प हो, ये सब प्रकाश के अधिकांश भागों को अवशोषित करने के बाद शेष बचे हुए प्रकाशों को जो चारों तरफ फैलाने की क्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की प्रकीर्णन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको प्रकीर्णन बताया। चलिए आगे जानते हैं। अब हमें जानना है प्रकाश की किरणों के बारे में। चलिए, प्रकाश की किरणें क्या हैं इसको जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश किरण क्या है। और बहुत पहले से आप लोग प्रकाश किरण के बारे में पढ़ते आए होंगे, सुनते आए होंगे। किरण क्या है, गणित में भी हम लोग पढ़ते हैं किरण क्या है। तो हम लोग को मिला कि किरण जो है सीधी लाइन में चलती है ना, उसकी निकलने की तो एक कोई स्रोत होती है और वहां से निकलने के बाद वो अनंत तक सीधी लाइन में चलते जाता है। यानी उसका निकलने की तो जगह होती है परंतु उसका अंत नहीं होता है, कहां तक जाएगा। तो प्रकाश किरणों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश किरणें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकाश स्रोत से ही निकलेगा, चाहे वह लालटेन हो, टॉर्च हो या सूर्य हो ना। तो प्रकाश स्रोत से निकली हुई किरणों के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रकाश किरणें जो है, इसके साथ साथ प्रकाश किरणें जो है किसी न किसी स्रोत से निकलती है। और किरण अकेले कभी नहीं होता है, वो हमेशा अपने ग्रुप में होता है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग किरण पुंज के बारे में जानना है। प्रकाश किरणों के बाद प्रकाश का किरण पुंज जानना है। तो किरण पुंज स्पष्ट हो गया कि किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई किरणों के समूह को या प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। साथ ही आपका किरण पुंज जो है किसी भी स्रोत से जो निकलती है प्रकाश किरणें, उनके निकलने के आधार पर वह किस किस प्रकार से निकल सकती है, किस किस प्रकार से गमन कर सकती है किरण, उस आधार पर उसको 3 वर्गों में बांटा गया। एक हो गया अपसारी किरण पुंज, दूसरा हो गया समानांतर किरण पुंज और तीसरा हो गया अभिसारी किरण। तो चलिए इसको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। जो अपसारी किरण पुंज है, यह किसी भी प्रकाश स्रोत से जब यह उत्सर्जित होता है, जब यह निकलता है तो एक पॉइंट से, एक बिंदु से निकलकर फैलते हुए चला जाता है। एक बिंदु से निकलकर फैलते हुए चला जाता है। जैसे आप लोग टॉर्च के प्रकाश देखे होंगे, हेलोजन लाइट इत्यादि जो होते हैं उसके प्रकाश देखे होंगे कि वह निकलता है और आगे चलकर वो फैल जाता है। तो इस प्रकार से एक पॉइंट से, बिंदु से निकलकर जब प्रकाश फैलेगी तो उसको बोलेंगे हम अपसारी किरण पुंज। जैसे देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि एक बिंदु स्रोत से निकला और प्रकाश फैलते हुए चला गया। तो इस प्रकार से जब होगा प्रकाश कि निकलकर फैलता हुआ नजर आएगा तो वैसे प्रकाश के स्रोत जो होंगे वह अपसारी किरण पुंज कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट है समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज के लिए आप जानिए कि समानांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज को कहेंगे, वैसे प्रकाश स्रोतों को कहेंगे कि वो समानांतर किरण पुंज है जो कि प्रकाश निकलती है और सीधी सरल रेखा में चलती है
उसमें 9 पॉइंट से निकलकर छितराता है और न एक पॉइंट पर आकर मिलता है। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल वो जैसे निकला उसी तरह चलते रह गया। तो वैसे किरण पुंजों को हम समानांतर किरण पुंज कहेंगे, वैसे प्रकाश स्रोतों को। तो इस प्रकार से देखिए समानांतर किरण पुंज इस प्रकार से होते हैं। समानांतर किरण पुंज बिल्कुल सीधी लाइन में चलती है, जैसे सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की अगर कल्पना करें तो सूर्य की प्रकाश होती है, समानांतर किरण पुंज ही होता है। सूर्य से हमारे पास समानांतर प्रकाश किरण नहीं आती है। साथ ही अगला है अभिसारी किरण पुंज। तो ठीक अपसारी किरण पुंज की ठीक विपरीत है। अभिसारी किरण पुंज में हम लोग देखे थे कि एक बिंदु से निकल रहा प्रकाश जो है फैल रहा है, आगे जाकर वो एक बिंदु से निकल आगे जाकर विस्तृत हो गया। लेकिन उसकी यह विपरीत है, यह विस्तृत भाग से इकट्ठा होता है एक पॉइंट पर, और जब वो ऐसा होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। जिस प्रकाश स्रोत से ऐसा होगा उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। इन चीजों को समझिए। ये सारी बातें जो है क्लास 10th की सिलेबस की में दी हुई भी है। अगर ये नहीं आता है या हमने जो बताया इसके आधार पर आप लोग बुक भी पढ़िए, और यदि उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये हुआ अभिसारी पुंज। देखिए यहाँ अभिसारी किरण पुंज के लिए हमने एक बताया कि अभिसारी किरण पुंज एक बिंदु स्रोत पे प्रकाश क्या हो रही है, विस्तृत क्षेत्र से एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही है। इस प्रकार से अगर होता है तो ऐसे को हम बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। ये था आपका अभिसारी किरण पुंज। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तो ये क्लास 10th की सिलेबस की बात है, इसलिए इसको भी हम बता देते हैं। तो सबसे पहले जाने पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी। यह हमें जो वस्तु होती है उस वस्तु से जो प्रकाश गमन करता है उसके आधार पर वस्तु को बांटा गया, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है तो कुछ वस्तुएं होती है जो प्रकाश किरणों को अपने से होकर नहीं जाने देती है। कुछ ऐसे वस्तुएं होती है कि प्रकाश किरणों को जाने तो देती है मगर बहुत ही कम। कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जिससे होकर प्रकाश किरणें जो होते हैं संपूर्ण रूप से पार कर जाते हैं। जैसे कांच में प्रकाश जो होते हैं रुकते नहीं है। यानी कांच पे अगर टॉर्च जलाओगे तो जितना प्रकाश किरण कांच के प्लेट से पहले होंगे उतने ही प्रकाश कांच के प्लेट के बाद ही होंगे। तो जो प्रकाश को रोक नहीं पाता है, अर्थात जिससे होकर प्रकाश आगे भी बढ़ता है, गमन करता है, जिससे होकर प्रकाश किरणें गमन करता है, वैसा अगर कोई पदार्थ होता है तो उसको हम पारदर्शी कहेंगे। एग्जाम्पल स्वरूप कांच, यानी कांच में अगर हम यानी टॉर्च जलाते हैं तो अगर मान लीजिए कांच है, यहाँ अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो सीधा ये टॉर्च की लाइटें जो होगी इस कांच को पार कर जाएगी। पानी में भी लाइट प्रवेश करता है, हवा के साथ भी ऐसे ही होता है। आप टॉर्च जलाते हो दिन में या रात में तो हवा तो सब जगह मौजूद है, लेकिन टॉर्च की जो लाइट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अर्थात हवा में भी लाइट जलता है। इसका मतलब है यह पार करता है। तो हम कह सकते हैं कि हवा, कांच, पानी ये सब जो है पारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है पारभासी। तो पारभासी हम वैसे वस्तु को कहते हैं जिससे प्रकाश की संपूर्ण किरणें यानी पूर्ण रूप से पार नहीं कर पाती है, कुछ अंश उनका पार हो पाता है। यानी वैसे वस्तु जिससे हम पूर्ण रूप से आर पार नहीं देख पाते हैं। अगर आर पार देख पाते हैं तो वो पारदर्शी होता है। अगर हम पूर्ण रूप से आर पार नहीं देख पाते हैं, धुंधला देख पाते हैं, स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, तो वैसे को हम बोलते हैं पारभासी। जैसे अगर कुहासा में कोई व्यक्ति खड़ा हो तो आप उसे स्पष्ट नहीं देख पाओगे, तो कुहासा भी पारभासी का उदाहरण है। धुआं हो तो धुआं में हम आर पर अच्छे से नहीं देख पाते हैं लेकिन महसूस हो पाता है, तो वैसे को भी हम धुआं भी अपारदर्शी का उदाहरण है। तो अपारदर्शी का पारभासी का उदाहरण है। तो पारभासी का मतलब हुआ कि जिसमें प्रकाश किरणें का कुछ अंश ही उस पदार्थ को पार कर पाता हो, उस पदार्थ से होकर जा पाता हो, तो वैसे पदार्थ को हम पारभासी कहेंगे। या जिस पदार्थ से हमें कोई वस्तु जो होती है स्पष्ट रूप से नहीं देखी जाती ना, उस वस्तु को हम धुंधले देख पाते हैं, हल्के देख पाते हैं, वैसे पदार्थों को हम पारभासी कहेंगे। परंतु अगर अपारदर्शी की बात कहें तो ऐसी वस्तुएं, वैसा पदार्थ
जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है, यानी उस वस्तु के हम दूसरे तरफ वस्तुओं को देख ही नहीं पाते हैं, बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं। न स्पष्ट देख पाने की बात है और न धुंधले देख पाने की बात है, इसमें वस्तु हमें दिखाई ही नहीं पड़ती है। तो वैसे वस्तुओं को हम बोलते हैं अपारदर्शी। जैसे ईंट की बनी हुई दीवार, मोटे रबर बैंड आदि, ये सब जो होंगे प्रकाश इसको पार नहीं कर पाते हैं। हाँ, वही अगर रबर पतला हो, जैसे गुब्बारे की रबर, तो वो आपका गुब्बारे की रबर जो होगी वो पारभासी के अंदर आ जाएगा। लेकिन मोटा गत्ता हो, मोटा रबर हो, लकड़ी हो, पत्थर हो, या धातु का प्लेट हो, या प्लास्टिक का बड़ा मोटा प्लेट हो, जिसके आर पर प्रकाश पार नहीं कर पाती है, ये सब जो है हमारा अपारदर्शी का उदाहरण है। तो आज के लिए हमारा क्लास यही तक समाप्त होता है, और ये क्लास में अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। आज हमने सिर्फ प्रकाश और प्रकाश से संबंधित विभिन्न पदों को बताया है, अगले क्लास में हम आपको बताएंगे परावर्तन। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।